YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। आज सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा या यूं कहें सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ हड़प्पा लेकर के क्लास 12वीं का इतिहास है। ये लेसन पहला है और ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई, हड़प्पा का नामकरण कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां था और उसके प्रमुख स्थल कौन से थे, और उसके हड़प्पा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी तिथि का निर्धारण कैसे हुआ है। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने प्रकाश डाला था। और आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा के अंतर्गत इस सभ्यता में नगर निर्माण और उनके भवन, खास करके इसमें हम मोहनजोदाड़ो देखेंगे कि किस तरह की नगर प्रणाली थी, सड़कों की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इन सभी तथ्यों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस सभ्यता की सबसे जो प्रमुख विशेषता रही है वह यह है कि यह नगर निर्माण योजना था। यह क्या था? एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। और बड़ा ही अचंभित करता है कि भारत में पहले नगरीय सभ्यता विकसित हुई है, उसके बाद में ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई है। प्रमाण भी यही साबित करते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र पहले ग्रामीण होता है, उसके बाद में शहरीकरण होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं नगर, तो नगर का जो निर्माण था वह भी ऐसे तैसे जैसे तैसे स्थापित नहीं थे। एक योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से इन नगर का निर्माण हुआ था। खास बात यह थी कि जो नगर थे सभी एक दूसरे में कुछ न कुछ समानता रखते थे बहुत हद तक, लेकिन कुछ अलग भी थे, क्योंकि शहर कुछ नजदीक बसे हुए थे, कुछ दूर बसे हुए थे। और इन भवनों को निर्माण में एक ही माप के ईंटों का प्रयोग हुआ था। हाँ, वे भी ईंटें कुछ सुखाए हुए, कुछ कच्चे और कुछ पकाई हुई ईंटों का भी व्यवहार में प्रयोग किया गया था भवन निर्माण के लिए। तो जरा सोचिए कि उस समय पकी हुई ईंट का उपयोग करना दर्शाता है कि कितने सोच विचार करके कार्य किया करते थे और कितने उन्नत बौद्धिक क्षमता उनकी थी। तो और ये सारे ईंट खुदाई के दौरान सभ्यताओं से मिले हैं, और जिस प्रकार के ईंट हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार के ईंट सुमेर और मिस्र में भी नहीं पाए जाते थे, इतनी उन्नत किस्म की। और इतना बढ़िया जो सड़क, नाली, गलियों का जो उन्नत व्यवस्था से निर्माण किया गया था, यह सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता में भी देखने को हम लोग को नहीं मिला था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो का खोज होता है, तो उसके बाद में जो नगर निर्माण या भवन निर्माण की जो योजनाएं निकल करके बाहर आती है, वो हमें हैरान करती है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अन्य सभ्यताओं में नहीं पाए गए, उसको हम क्रमवार देखेंगे। सबसे पहले ये दो स्तरीय नगर, दो स्तरीय नगर, ये क्या होता है? अर्थात एक ही नगर को दो भागों में व्यवस्थित करना। यहां कहने का सेंस ये है कि मोहनजोदड़ो की जो नगर व्यवस्था थी वह दो स्तरों में था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ, जिसको गढ़ या किला कहा जाता था या दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक जो था छोटा था, लेकिन वह ऊपर था, जिसको दुर्ग या गढ़ कहा जाता था। यह ऊंचे जगह पर बना था। और नीचे वाला जो क्षेत्र था वह बड़ा था, लेकिन नीचे था।
तो ऊंचाई पे जो बना हुआ था, माना जाता था कि वहां वीआईपी कल्चर वाले लोग रहते थे, दुर्ग में या गढ़ी में, और वह अच्छा शहर रहा होगा। और नीचे वाला जो क्षेत्र था वह निम्न वर्गीय लोगों के लिए रहा होगा, ऐसा कहा जाता है। और उन दुर्ग का जो निर्माण हुआ था वह कच्ची ईंटों के चबूतरे पे हुआ था। चबूतरा मतलब ऐसे चबूतरा पर कच्ची ईंट बिछाया गया था, और उस ईंट पर से जो आज हम लोग सोलिंग लगाते हैं, इस चबूतरा को सोलिंग जो लगाते हैं, ये सोलिंग के शेप में, पहले नीचे सोलिंग बना, फिर उसके बाद में पक्की ईंटों की इमारत खड़ी की गई थी। तो इस तरह से वह ऊंचे जगह पे था। दूसरी बात यह थी कि इसको चारों तरफ से घेर दिया गया था, घेराबंदी की गई थी, इसलिए कि कहीं बाहरी आक्रमण नहीं हो। और यही कारण होंगे, या बाह्य आक्रमण हो, या घेराबंदी हो, या जंगली जानवरों से नियंत्रण हो। लेकिन जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इससे ये पता चलता है इतिहासकारों के द्वारा कि बाहरी आक्रमण से बचने के लिए इस तरह से दुर्ग का निर्माण किया गया था। और ऐसे भवन मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा, कालीबंगन, लोथर, सुरकोटरा और धौलावीरा में भी मिलता है। वहां यानी वहां भी 2 स्तरीय नगर थे। और धौलावीरा में, ये धौलावीरा गुजरात जो कच्छ की खाड़ी में है, वहां तो पत्थर से घेराबंदी की गई थी, यानी पत्थर की दीवारों से घेराबंदी का प्रमाण मिलता है। और धौलावीरा का जो क्या कहते हैं, जो किलेबंदी है, घेराबंदी है, हड़प्पा की सभ्यता में प्राप्त जितने किलेबंदी हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा मजबूत है। तो सबसे मजबूत जो घेराबंदी आती है वह धौलावीरा की आती है। और यह धौलावीरा कहाँ है? ये धौलावीरा गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है? तो कच्छ के रण में है। कच्छ ये खाड़ी कर सकते हैं, यहां पाए गए हैं धौलावीरा। तो इन क्षेत्रों की जो नगरीय व्यवस्था है वह देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें लगभग हजारों मजदूरों ने काम किया होगा, तब जाकर के इन शहरों का निर्माण हुआ होगा। क्योंकि बिना अधिक संख्या के मजदूरों के सहयोग से ये बनाना संभव नहीं था। और गढ़ी जो क्षेत्र है, लगभग शायद ये दर्शाता है कि वहां के जो शासक रहते थे वे दुर्ग में रहते थे या गढ़ी में रहते थे, और जो सामान्य लोग थे वे निचले वाले शहरों में रहा करते थे। क्योंकि जो जितने महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट भवन थे वे सारे भवन आपको गढ़ी में या ऊंचे वाले दुर्ग में बनाया गया था। तो ये पहला चीज क्या कि शहर जो था 2 स्तरीय था। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो का स्नानागार, क्योंकि स्नानागार, अनागार ये तो प्रमाणित करते हैं इन नगरीय सभ्यता की खूबसूरती थी। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। इसको ग्रेट बाथ क्यों कहा जाता है? यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे बड़ा मिला वो स्नानागार। यह स्नानागार 12 फीट लंबाई इसकी थी, 12 मीटर लंबाई, चौड़ाई 7 मीटर
और गहराई जो थी 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर। ये मीटर में अगर इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तब आपको लगेगा नहीं बहुत बड़ा था। और ये जो यहां बने हुए थे ऐसा नहीं केवल बना हुआ था, जैसे 12/7 और इसकी गहराई 2.5, लेकिन इस बाथ में टपने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियों का निर्माण हुआ था। अब जरा सोचिए, ईस्ट साइड से भी और इस साइड से भी सीढ़ियों का निर्माण था जहां से लोग इसके अंदर जा सकते थे, और यहां दोनों तरफ से यानी दक्षिण और उत्तर से उसमें अंदर जाने का सीढ़ी बना हुआ था। और 12 मीटर आप जोड़ सकते हैं कि लगभग 30 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबा और लगभग 20 फीट चौड़ा और 2.5 मीटर है, तो इसको आप मान सकते हैं लगभग 6-7 फीट गहरा। तो लगभग इतनी गहराई के ये बने हुए थे। इसमें जाने का सीढ़ी था और इसके दाहिने साइड 2 मंजिला मकान बने हुए थे। इसका जो फर्श बना था वह भी विशेष ईंट से बना हुआ था। इस स्नानागार में मकान बने हुए थे, 2 मंजिला मकान बने हुए थे। साथ ही इस मकान के अंदर एक कुआं था। उस कुएं से इस जलाशय में पानी आता था, और इस जलाशय में एक तरफ से मान ली पानी आता था तो एक तरफ से निकासी की भी व्यवस्था थी। कि पानी गंदा हो गया था फिर उसको निकालना था, और निकालने के बाद उस पानी को मुख्य नाले में जोड़ दिया गया था, है ना, और फिर नाले को छोटी नालियों में जोड़ दिया गया था। तो इस ढंग से जलाशय जो था उसमें नाला भी बना हुआ था, और एक बड़ा नाला था जो एक तरफ से पानी इन होता था, एक तरफ से आउट होने की इसमें व्यवस्था थी। और इसमें 8 छोटे स्नानागार भी मिले हैं। और कहा जाता है कि इस स्नानागार का जो प्रयोग है धार्मिक अनुष्ठान के समय किया जाता था। लोग सामूहिक रूप से उसमें स्नान करते रहे होंगे, और केवल ये जो मकान बने हुए थे ये पुरोहितों के रहने के लिए बने थे। तो इस स्नानागार का उपयोग प्रतिदिन नहीं होता था बल्कि किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय होता था। और धौलावीरा में भी जो गुजरात में है वहां भी जलकुंड प्रकाश में आया। तो एक तो मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो जिसको कहते हैं 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। और इसके उपयोग का कारण भी जान गए, जल निकासी की इसकी अच्छी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन केवल मोहनजोदड़ो में ही नहीं बल्कि धौलावीरा जो कच्छ में है गुजरात में, वहां भी जलकुंड प्रकाश में आया है। और उसमें भी यही बात सामने आई है कि उसका प्रयोग जो है धार्मिक अनुष्ठान के लिए या खेतों में सिंचाई के लिए भी हो सकता रहा होगा, ऐसा प्रमाणित किया जाता है। तो एक हो गया हड़प्पा की सबसे बड़ी पहचान जो आश्चर्य करती है, वह है विशाल स्नानागार। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता की एक चीज और क्या है, वह है अनागार। स्नानागार और हमें सम्मिलित करती है वहां की अनागार, ग्रेनरी, अन्नागार, अन्नागार जिसको ग्रेनरी कहते हैं, ग्रेनरी यानी ऐसा गोदाम जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता हो। तो सिंधु सभ्यता में इस अनागार का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि इसका संबंध मेसोपोटामिया से है। जब हम लोग 11th की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, उसमें इस चीज का हम लोगों ने जिक्र किया था। जिक्र इसलिए किया था कि वहां भी कराधान या उत्पादन से अधिक जब अनाज हो जाता था तो उसको मंदिर में इकट्ठा किया जाता था। और अपने यहाँ क्या था, वहां मंदिर था जो भंडारण का केंद्र हुआ करता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में या सैंधव सभ्यता में इसको मंदिरों में न रख करके इसके लिए अनागार बनाए जाते थे।
तो अनागार जो है सिंधु सभ्यता का अनाज संचय करने का सबसे बड़ा साधन था। तो अनागार केवल, हम इसलिए बार बार सिंधु सभ्यता कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में भी अनागार मिला है, हड़प्पा में भी मिला है, कालीबंगा राजस्थान में भी मिला है, चहुदड़ो, चहुदड़ो जानते हैं पाकिस्तान में है, सिंध क्षेत्र में पड़ता है वही चहुदड़ो, जहां पे श्रृंगार सामग्री बनाई जाती थी। लोथल जो गुजरात के में है। तो इन सारे जगहों पे पता चला है कि वहां भी अनागार का उपयोग किया जाता था। लेकिन इन सारे अनागारों में मोहनजोदड़ो का जो अनागार है वो सबसे बड़ा है। मोहनजोदड़ो का अनागार सबसे बड़ा है। अनागार तो हर जगह मिले हैं और यह लगभग 45 और 15 लंबाई इसकी अगर देखें इतना मीटर, 45.72 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई थी। तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते थे या लगा सकते हैं कि इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई, कितना बड़ा एरिया रहा होगा। और इसकी एक खासियत क्या थी कि ये जो अनागार थे बड़े तो थे ही, लेकिन इसके जो मुख्य द्वार बने हुए थे, जैसे मान लीजिए अगर इसका मुख्य द्वार है, तो ये मुख्य द्वार जो है वह नदी की तरफ खुलता था, यानी इस तरफ नदी था। नदी के किनारे होने के पीछे यहां प्रमाणित होता है कि जिस समय ये अनागार थे उस समय यातायात का सबसे जो बढ़िया साधन था वह जल था, यानी नदी के माध्यम से ही यातायात होते थे और दूर के क्षेत्रों से अनाज यहाँ आते थे और यहीं से अनाज जाते रहे होंगे। तो ये एक भी कारण हो सकता है, क्योंकि नदी को खोलने के पीछे यही हो सकती है। और इसके अलावा दुर्ग के भीतर भी लगभग 6 की संख्या वाले बहुत सारे अनागार वहां प्राप्त किए गए थे हड़प्पा में। और ये जो ईंट थे लगभग समान आकार के थे और प्रत्येक जो अनागार थे उधर जो 6 अनागार मिले दुर्ग में, गढ़ी में, वे सभी अनागार जो थे इसकी चौड़ाई जो है उसमें लंबाई हो जाता है और 6.9 उसकी 609 मीटर चौड़ाई थी और लंबाई कितनी थी, ये थी। तो जितना बड़ा जो सबसे बड़ा जो अनागार था उसकी चौड़ाई जितनी थी ठीक उतना ही लंबाई जो दुर्ग में बने हुए अनागार थे उसमें मिला है। और सभी अनागारों का अगर क्षेत्रफल हम निकाले तो लगभग 838 घन मीटर, कितना, 838 मीटर क्यूब, इतना क्षेत्रफल का अनागार मिला। इसका मतलब है कि उस समय कृषि अच्छी थी, अनाजों का उत्पादन अच्छा होता था और अच्छे तकनीक से अनागार बनाए गए थे ताकि अनाज खराब नहीं हो। क्योंकि जब भी अनागार बनाया जाता था तो खुले फर्श पर पहले सोलिंग लगा करके या वृत्ताकार चबूतरे पर, वृत्ताकार आप समझ सकते हैं, अपने यहाँ कुछ दिन पहले बेरही का निर्माण होता था, वह भी एक तरह का, लेकिन अपने यहाँ बांस का बनता था और वह ईंट का बनता था। और कुछ अनाज की दौनी करने का भी स्थान प्राप्त हुआ है जो खुले में सोलिंग लगा करके या फर्श बना करके छोड़ दिया जाता था। तो आज हम लोगों ने 2 चीज देखा, एक था विशाल स्नानागार। स्नानागार हमने देखा था कि 17 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। अच्छी नालियों के साथ वह जुड़ा हुआ था। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा ग्रेनरी, अर्थात अनागार देखा। अनागार में हमने देखा कि जो सबसे बड़ा अनागार था वह 45.72 मीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है 15.23 मीटर है।
ये एक सबसे बड़ा अनागार है। लेकिन दुर्ग में कुछ ऐसे अनागार मिले जो 15.23 मीटर लंबे हैं और 6.09 मीटर उसकी चौड़ाई है, और इसकी संख्या जो है 6 है। 6 की संख्या में पाए गए हैं, चबूतरे पे बने हुए थे। और इसका जो मुख्य द्वार था वह नदी की तरफ खुलता था। तो दो इंपोर्टेंट चीज हम लोगों ने देखा, एक मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और इस सभ्यता का अनागार देखा। तो स्नानागार और अनागार दो चीज हो गए। अब देखते हैं विशिष्ट भवन, इसके भवन कैसे बने हुए थे। भवन तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भवन मिले हैं जो सभी क्षेत्रों में नहीं पाए गए। विशिष्ट भवन इसको नाम दिया गया है। और ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ये विशिष्ट भवन कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो में विशेष भवन मिला है। इस भवन की खासियत क्या है? तो विशाल भवन का खंडहर प्राप्त हुआ है, और उस खंडहर में लगभग पता चलता है कि लगभग 20 खंभों पर अवस्थित थी वह, यानी 20 पिलर वाला भवन का अथी मिला है। तो ये कहा जाता है कि जो विशेष भवन थे ये भवन नहीं बल्कि सभागार थे। सभागार का, या इसको ऑडिटोरियम आप कह सकते हैं। नहीं तो और यह मुख्य बाजार में बना था। कहां बना था? ये सभागार जो थे ये मुख्य बाजार में बने हुए थे। मुख्य बाजार में बने होते, इसका मतलब बाजार फेमस था। बाजार में ऑडिटोरियम यानी सभागिरी यूं कह सकते हैं। और इस सभागार में के अलग अगल बगल में एक ऐसा महल नजर आया है जो राजमहल दिखता है। तो और ये कहाँ मिलता है? इसके अतिरिक्त क्या मिला है? यहाँ एक राजमहल मिला है। राजमहल का मतलब हो राजाओं के रहने वाला महल। और ये कहाँ मिला? ये भी मोहनजोदड़ो में मिला है। तो विशिष्ट भवन में आपको एक हो गया सभागार जो 20 खंभों पर टिका हुआ है। 20 खंभों पर केवल अवशेष प्राप्त हुए हैं, और यह मुख्य बाजार में अवस्थित था, और उसी के इर्द गिर्द राजमहल की अवशेष प्राप्त में आया है ये मोहनजोदड़ो में। जिससे पता चलता है कि एक राजा थे जो संचालन करते थे और सभागार में लोगों को संबोधित करते रहे होंगे। अब आइए एक चौथा और महत्वपूर्ण तत्व को हम लोग देखते हैं, डॉकयार्ड ऑफ लोथल, यानी लोथल का गोदीबाड़ा। लोथल का गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा को हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं। डॉकयार्ड ये लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। लोथल की क्या खासियत है कि लोथल के इस गोदीबाड़ा के अगल बगल में 2 मंजिला 3 मंजिला मकान मिले हैं। और ये कहाँ? खंभात की खाड़ी में है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी। यह स्थिति स्पष्ट हो गया। लोथल गुजरात और खंभात की खाड़ी में है। यहां क्या मिला? तो यहां डॉकयार्ड मिला। लोथल का जब उत्खनन हुआ था तो क्या क्या चीजें मिली? तो सबसे पहले वहां यह पाया गया कि जलकुंड था। छोटा मोटा नहीं, कोई बाथटब नहीं था। यह जलकुंड था, और यह जलकुंड जो था यह लगभग 218 मीटर लंबा था। जो जलकुंड यहां मिला 218 मीटर लंबा। अब सोचिए 218 मीटर लंबा है तो लंबाई कम नहीं होती है, और 37 मीटर चौड़ा था। और इसकी गहराई की अगर बात करें तो गहराई भी लगभग 3.3 मीटर था। गहराई
3.3 मीटर ये जलाशय प्राप्त हुआ। अब जलाशय नदी से बना था या बनवाया गया था, तो ये पता चलता है कि यह जलाशय जो था पक्की ईंटों से बना हुआ था, ये कच्ची ईंट से नहीं बना था। जो इसमें ईंट का प्रयोग किया गया था वह पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था, यानी पकाया हुआ ईंट का प्रयोग किया गया था। साथ ही उत्तरी द्वार पर इसका प्रवेश द्वार था, यानी नॉर्थ साइड से इसकी एंट्री थी। एंट्री इधर था, एंट्री नॉर्थ साइड से इसकी एंट्री होती थी। और नाला या नहर के द्वारा नदी से पानी से जुड़ा हुआ था। पहले ही बताया कि इतना बड़ा जलाशय है तो नदी से ही यह जुड़ा था। और इसको खुदाई के दौरान S.R. राव जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो गोदीवाड़ा का खोज कर रहे थे, लोथल की जो खुदाई कर रहे थे, S.R. राव ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। S.R. राव कौन थे? ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने इससे गोदीवाड़ा बताया, डॉकयार्ड बताया। डॉकयार्ड का मतलब हो गया जहां से व्यापारिक जहाज आते थे और वहां से फिर आगे के लिए जाते थे। साथ ही इस गोदी के पास से, इस गोदीवाड़ा के पास से बड़ी संख्या में मुहर मिला है। और मुहर मिलना, व्यापारिक केंद्र होना, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान होना, व्यापारिक जहाज का आना और जाना, यह प्रमाणित करता है यह बंदरगाह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा। इसी से प्रमाणित होता है। और मोहर का मिलना, तो लोथल एक बहुत बड़े व्यापारिक के केंद्र थे। और खासियत इसकी क्या रही है? तो यहां से जो मिला है वह मिला है जलकुंड, जो 218 मीटर लंबा है, 37 मीटर चौड़ा है और जिसकी 3.3 मीटर गहराई है। ये खासियत है। शहर में किलेबंदी थी। तो ये लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह है। जब जब हम इतिहास पढ़ेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंतड़ो, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल, ये जगह आपको बार बार आएंगे, क्योंकि यही प्रमुख साइट थे जहां खुदाई में ऐसे ऐसे चीज मिले जो नगरीकरण को प्रमाणित करते हैं। क्योंकि छोटा एरिया तो है नहीं, 23 लाख किलोमीटर की क्षेत्रफल में ये पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली हुई थी। अब देखते हैं कि जो आवासीय भवन थे, ये तो व्यापारिक केंद्र को प्रमाणित करते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार यहाँ होते रहे होंगे, नगर रहे होंगे। अब जरा से हम देखेंगे कि जो आवासीय भवन थे वे किस स्वरूप में बने हुए थे, मोहनजोदड़ो में कैसे था और हड़प्पा में कैसा था। तो हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि उस समय जो भवनों का निर्माण हुआ था वह भी विशेष प्रणाली से हुआ था, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से हुआ था। इसमें हम देखेंगे कि घर का निर्माण किस चीज से हुआ था, घर में क्या क्या चीजें थी, और नालियों के, सड़कों के किनारे थे कि सड़कों से बाहर हुआ करते थे। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था वेल अरेंज्ड था, यानी सुनियोजित तरीके से उसको स्थापित किया गया था। और मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था, हम तो ऊपरी शहर की बात किए हैं, और अन्य स्थलों पे भी आवासीय भवनों की जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चलता है कि जो घर बने थे उसमें कुछ घर के मध्य में सबसे बड़ा चीज था कि आंगन होता था। क्या होता था? तो घर के मध्य में आंगन, पहला ये चीज हो गया, घर के मध्य आंगन वाला। यानी अब तो आंगन की परंपरा खत्म हो गई है, अब जितने पुराने घर देखेंगे उसमें आंगन होता है। तो उस समय घर के बीचों बीच आंगन होता था।
दूसरी तरफ उस आंगन के चारों तरफ घर बनता था। वैसे ही होता है, वही प्रणाली ही है। और घर के अंदर रसोई घर, स्नान घर और शौचालय। अब जरा सोचिए, उस समय क्या क्या था? स्नान घर, रसोई घर और शौचालय। ये तीन चीजें उनके घरों में होती थी। प्रत्येक घर में कुआं होने का भी प्रमाण मिला है, और अच्छी नाली की व्यवस्था, कुआं और अच्छी नाली की व्यवस्था थी। और मकान इस प्रकार बनाया जाता था कि प्रवेश द्वार से, जैसे इसमें हो गए आंगन, और इस आंगन के चारों तरफ से मकान बनते थे। और अब सोचिएगा कि इसका मुख्य गेट कहां था। अगर मान लीजिए, अगर इस मकान का मुख्य द्वार ये है, तो घर के अंदर जाने का ये द्वार नहीं होता था, तो फिर इसका ये इधर से द्वार होता था। अब जरा सोचिए, कितनी अच्छी तकनीक से बना था कि ताकि बाहर से कोई अंदर तक नहीं झांक सके, यानी मुख्य द्वार से आंगन तक आपकी नजरें नहीं जा सकती थी, सीधा आंगन दिखाई नहीं देता था। दूसरा एक और चीज होता था, मकान 2 मंजिले होते थे उस समय भी, या बहुमंजिला भी आप कह सकते हैं। कुछ मकान एक तल के होते थे, एक ही मंजिल की होती थी। तो जो एक मंजिल की मकान होती थी, तो उसमें खिड़की नहीं होता था घरों में। या 2 मंजिल की जब मकान होती थी, तो जो नीचे वाला तल होता था, उस तल में खिड़कियां नहीं होती थी, केवल दूसरे तल पर ही खिड़कियां बनाई जा सकती थी। कुछ घरों में पहले तल से दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, कि लोग उस समय सीढ़ियों से छत पर जाया करते थे, है ना। खिड़की नहीं बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, जो आजकल हम खिड़की बंद करके एहसास करते हैं। आप सोच सकिए, उस समय लोग खिड़की बनाए हैं नहीं। और कच्ची ईंटों से दीवार बनाते थे और दीवार पर लेप चढ़ाते थे। जिस तरह हम लोग लेपन करते हैं, चूल्हा का घर में जो लेपन होता है, उस ढंग से उनके घरों की दीवारों पर लेप चढ़ाया जाता था, और वो लेप चढ़ाकर उसको चिकना बना दिया जाता था। कुछ घर ज्यादा मकानों की संख्या वाले मिले, कुछ घर कम संख्या वाले मिले। तो इससे पता चलता है कि जो अधिक संख्या वाले मकान थे, बड़े परिवार का रहा होगा, जो कम संख्या वाले मकान थे, वह छोटे परिवार का रहा होगा। इसके अतिरिक्त जो सामान्य ढांचा है, मकानों का जो ढांचा है, उत्कृष्टता थी। उससे ये बात भी पता चलता है कि जो बढ़िया ढंग का मकान बना है, वह अमीरों के लिए बना है, और जो कमजोर मकान थे या जो छोटे थे, वह गरीबों के लिए या सामान्य लोगों के लिए बने थे। तो ये वहां के मूल निवासियों के लिए बने थे, जो स्थानीय हुआ करते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई में यह भी बात पता चला है कि मजदूरों के लिए भी घर की बनाने की व्यवस्था थी। मजदूरों के घर भी अलग होते थे। जैसे मान लीजिए बढ़ईगिरी हो रहा है, या किसी तरह की कारीगरी हो रहा है, या घर निर्माण का कार्य चल रहा है, तो जो लोग मकान निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, वो आपके घर के सदस्य अगर नहीं है, तो उनके लिए अलग बना दिया जाता था, जिसको बैरकनुमा कहा जाता है। उसमें कोई आंगन नहीं, ऐसे एक तरफ से दीवार खींचा और ऐसे घर बनाते चले गए, है ना। यहाँ गेट हो गया, यहाँ गेट हो गया। तो ये इसको क्या कहते हैं? बैरकनुमा इसको बोलते हैं। एक तरफ से मकान बनना वह मजदूरों के लिए होता है, और ऐसा इसलिए कहा गया है कि इस मकान की कुछ ही दूरी पर, है ना, भट्टियां मिली। इससे पता चलता है कि लोग धातु का काम करते रहे होंगे या ईंट पकाने का काम करते रहे होंगे। इसके अलावा हड़प्पा में भी दूर के नजदीक में 15 कमरों वाला, मोहनजोदड़ो में 16 कमरों वाला, तो 2 जगह मिले, मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में। हड़प्पा में 15 कमरे का और मोहनजोदड़ो में 16 कमरे का। और इसने प्रमाणित किया
कि मजदूरों के लिए ऐसे ऐसे भवन बनाए जाते थे। चौहदरों में जो कारखाने थे और वहां मजदूरों के बस्ती का भी प्रमाण मिला है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चौहदरों में जो श्रृंगार सामग्री बना करता था। अब इतनी अच्छी शहरी व्यवस्था थी तो निश्चित है जिसके मकान इतने खूबसूरत बनेंगे तो सड़क और नाली भी इनके खूबसूरत रहे होंगे। तो सबसे पहले इनके नालियों को, और यानी क्या बताएं कि पूरा शहर नाली हर चीज एक प्लानिंग वे में किया गया था। तो आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों की अच्छी व्यवस्था थी कि किसी को आने में जाने में दिक्कत नहीं, और संपूर्ण शहर में सड़कें थी और सड़कों से गलियों का जाल बिछा हुआ था। जैसे एक सड़क मुख्य सड़क आ रही है, मुख्य सड़क आ रही है, तो ऐसा नहीं कि घूम गया, ऐसा नहीं था। जैसे यहां तक गया और फिर यहां से छोटी गलियां ऐसे, और सभी सड़कों को जो गलियां काटती थी वो 90 डिग्री पर काटती थी। फिर मान लिया सड़क आगे बढ़ गया, फिर इन गलियों से अगर मान लीजिए कि इधर जाना है तो एक पतली गली बनती थी जो इधर की तरफ जाता था, फिर इधर जाने वाले इधर की तरफ जाते थे और फिर ये सड़क आगे बढ़ जाता था। तो इस ढंग से बड़ी ग्रिड प्रणाली में वहां पे सड़क पाया गया, सड़क को गलियों से जोड़ा गया और इसको ग्रिड प्रणाली का नाम दिया गया। ग्रिड पैटर्न, जाल सा, है ना, एक दूसरे को काटता हुआ सड़कों का निर्माण वहां पे हुआ था। और सड़कें चौड़ी थी और लगभग आप मान सकते हैं कि 9.14 सड़कों की जो चौड़ाई थी मुख्य सड़क की वो 9.14 मीटर थी। शायद इतनी चौड़ी सड़कें आज भी किसी शहर की मुख्य सड़क ही हो सकती है, तो जितनी चौड़ाई उस समय थी। और जो गलियां थी जैसे बीच में कटता था वे लगभग 3 मीटर की चौड़ी होती थी। 3 मीटर ये चौड़ी थी, ये 9 मीटर चौड़ी थी और यह 3 मीटर चौड़ी थी। और ढलवा बनाया जाता था, बीच में ऊंचा, दोनों तरफ डाउन, इसलिए कि पानी का जमाव उस पर नहीं हो, पानी का जमाव सड़क पर नहीं हो, क्योंकि सड़क पर जब जल जमाव होगा तो सड़कें खराब हो जाएगी। ये तकनीक था। तो मजदूरों का घर हमने देखा। इसके अलावा सड़क निर्माण था वह ग्रिड प्रणाली में था। मुख्य सड़क 9.14 मीटर चौड़ी थी और गलियों की जो सड़कें थी 3 मीटर चौड़ी थी। तो सड़क, मकान, जलाशय, अनागार अगर थे तो एक चीज और रहा होगा, लोगों को पीने की पानी की क्या व्यवस्था थी। तो लोग पानी पीने के लिए कुओं का निर्माण करते थे, क्योंकि चापाकल तो हो नहीं सकता है, तो कुएं हुआ करते थे। अब एक दो नहीं, बहुत सारे कुओं का प्रमाण मिला है। यानी पानी का प्रबंध कैसा था, जल प्रबंध की व्यवस्था। तो पीने के पानी के लिए कुएं बनवाए जाते थे, स्वाभाविक बात है। और लगभग प्रत्येक घरों में एक कुआं था, यानी हर लोगों के पास अपने कुएं थे। और कुछ गलियों में सार्वजनिक कुएं भी मिले। तो सार्वजनिक कुएं वैसे हो गए जहां पे बाहर से आने वाले लोग, चाहे एक जगह एकत्रित होने वाले लोग पानी पीते थे। लेकिन जो पर्सनल यूज का कुआं था वो लगभग सबके घरों में होता था। और लगभग मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा सिविलाइजेशन से 700 कुएं प्राप्त हुए हैं कि 700 कुएं थे। तो आप सोच सकते हैं अगर हर घर में एक कुआं था तो घरों की संख्या भी ज्यादा रही होगी। तो जल का अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित है कि जल को निकासी के लिए भी प्रबंध किया गया होगा। तो उस नगर योजना में, यानी हड़प्पा नगर निर्माण योजना में, ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। घर के अगल बगल में गलियों के किनारे नालियों का निर्माण किया गया था और बड़ी नालियां
छोटी नालियों से मिलती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी और बीच बीच में, जैसे ये घर है तो इसके किनारे नाली बना हुआ था, ठीक है, और इस नाली में छोटी नाली आकर के मिलती थी, ठीक है। इस नाली की एक और खासियत थी कि बीच बीच में चेंबर बनाया गया था। चेंबर क्या होता है, ये थोड़ी सी चौड़ाई करके उसको गहरा कर दिया जाता है कि नालियों से बह करके जितने गाद होंगे, कचरे होंगे, उसमें बढ़ जाएंगे और पानी आगे बह जाएगी। तो बीच बीच में उसी को गड्ढा किया गया। इससे क्या फायदा होगा, और दूसरा इस नालियों को ईंट से ढक दिया जाता था, स्लैब बना करके ढक दिया जाता था। और नालियों की सफाई बीच बीच में करने के लिए ही गड्ढों का निर्माण किया गया था, जिसको आज हम लोग चेंबर बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य स्थलों से भी, जैसे लोथल हो गया, शहरी क्षेत्र था, वहां भी नालियों का साक्ष्य मिला है। और हड़प्पा के निवासी सबसे ज्यादा नालियों पर ध्यान दिया। उतनी उन्नत किस्म की नालियां प्राचीन काल की जितनी सभ्यताएं हैं, चाहे वह मेसोपोटामिया की सभ्यता हो अथवा मिस्र की सभ्यता हो, इतनी अच्छी योजनाएं नहीं थी। तो इसलिए हम बेहिचक कह सकते हैं कि हड़प्पाई जो निर्माण की योजना थी वह सबसे ज्यादा विशेष थी। इतनी अच्छी नगर योजनाएं किसी के पास नहीं थी। चलिए एक बार फिर से इसको हम रिवे करते हैं, रिप्ले करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा और क्या क्या चीजें पढ़ी। चलिए पूरे इस नगर व्यवस्था पर हम एक बार में चर्चा करेंगे। पहली कि नगरों का निर्माण जो हुआ था वह प्लानिंग वे में हुआ था, ठीक है। दूसरा, मोहनजोदड़ो से प्रमाणित होता है कि शहर दो स्तरीय थे। एक ऊंचे जगह पर छोटे बसे हुए थे जिसको दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, और एक थे निचले जो बड़ा था लेकिन सामान्य लोगों के लिए था। ऊपर वाला जो था प्रशासनिक तरह के लोग थे या वीआईपी कल्चर वाले लोग थे, और नीचे वाला जो था सामान्य किस्म के लोग थे या किसान रहे होंगे। दूसरी चीज हमने देखा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशाल स्नानागार जो 17 मीटर जो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, ग्रेट बाथ ऑफ मेसोपोटामिया। तीसरा चीज देखा हमने अनागार वहां का। तो अनागार मोहनजोदड़ो में भी सबसे बड़ा मिला, सिंधु सभ्यता में मिला, और अन्य जगहों पे भी अनागार मिला। यह अनागार लगभग 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता था, लेकिन जब दुर्ग पे जाते थे उचली वाले क्षेत्र में तो वह 15 मीटर लंबा और लगभग 6 मीटर चौड़ा होता था। भवन प्रणाली हमने देखा कि भवन एक मंजिला, बहुमंजिला, आंगन वाला घर होता था, सड़कों के किनारे बने होते थे, लेकिन मुख्य द्वार से सीधा आप आंगन में नहीं देख सकते थे। घर ऊपरी तल पे जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण हुआ था, जो उसकी विशेषता थी। लोथल, वहां पे गोदीवाड़ा मिला, डॉकयार्ड मिला यानी बंदरगाह मिला, वहां पे व्यापारिक जहाज आते थे और वहीं से जाते थे, यानी माल लोड करने की वहां व्यवस्था थी, क्योंकि सबसे बड़ा जलकुंड वहां पे प्राप्त हुआ था, और वह जलकुंड नदी से या समुद्र से जुड़े हुए थे। आवासीय भवन भी अच्छी तरह से बनाई गई थी, सीढ़ियों का निर्माण उसमें किया गया था। साथ ही जो कल कारखाने थे, भट्टियां थी, उसको चलाने के लिए मजदूर की आवश्यकता थी, और मजदूरों के रहने के लिए बैरकनुमा मकान के निर्माण भी किए गए थे। सड़क सबसे अच्छी व्यवस्था थी, है ना। सड़क चौड़ी थी, चौड़ी सड़क से गलियां निकलती थी, और वह गलियां 90 डिग्री पर जाकर के मुख्य सड़क से मिलती थी। 9 मीटर लगभग चौड़ाई थी सड़क की, मुख्य सड़क की, और 3 मीटर लगभग गलियों की चौड़ाई थी, और गलियों के किनारे नालियों का निर्माण हुआ था। तो ये व्यवस्था थी वहां की। हर घर में एक कुएं का पानी था, कुएं थे जहां लोग अपना पानी पीने का पानी का प्रबंध करते थे, और जल की निकासी के लिए नालियों में जोर दिया जाता था कि पानी वहां का जो वेस्ट हो वह नालियों में जाए। नालियों में ग्रिड प्रणाली था, चेंबर प्रणाली था, ताकि कचरे जो हो उसमें बैठ जाए और पानी निर्बाध बहता रहे। तो जल निकासी के भी अच्छे प्रबंध थे। तो आज हमने नगर निर्माण एवं भवन देखा, इसमें विशेष हमने हड़प्पा सभ्यता के नगर शहर के बारे में पढ़ा। अगला जो इसके बाद जो चैप्टर होगा मेरा, वह होगा
इस हड़प्पा संस्कृति की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसे होता, जीवन निर्वाह कैसे होता था, सामाजिक स्थिति उनकी कैसे थी और धार्मिक स्थिति कैसे थे। इन सारी आर्थिक में हम वो सारी चीज आ जाएंगे जो निर्माण होते थे, सामाजिक में लोगों को क्या दायित्व थे, और एक चीज और देखेंगे हम लोग, सांस्कृतिक भी देखेंगे कि वहां का कल्चर कैसा था। तो 4 चीजें अगले टॉपिक में हम इसको सांस्कृतिक अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और तुरंत ही अगला लेक्चर भी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें।